दोस्तों, तो आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जैसे कि लघुत्तरीय प्रश्न का कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघुत्तरीय है, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे। तो हम 20 में से 10 प्रश्न का उत्तर आज दूंगा और प्रत्येक के लिए 2 नंबर निर्धारित है। और जो आपका 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में 3 बनाने के लिए कहता है, तो 3 आज दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है शॉर्ट की दोष क्या है। शॉर्ट की दोष क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो मैं क्वेश्चन में 1 2 नहीं लिखा हूँ, सीधा क्वेश्चन लिख दिया हूँ। आप लोग मिला लीजिएगा कितने नंबर का है, वहाँ पर नंबर देके आंसर लिखिएगा। मैं 1 2 3 4 ऐसे ही लिख दिया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, शॉर्ट की दोष क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर लिख दिया हूँ। कह रहा है शॉर्ट की दोष क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो शॉर्ट की दोष क्या होता है देख लेते हैं। कह रहा है क्रिस्टल में इस प्रकार के दोष तभी उत्पन्न होते हैं जब कुछ परमाणु या आयन अपने सामान्य जालक साइट से गायब हो जाते हैं। ये शॉर्टकी दोष जो होता है जब क्रिस्टल में कुछ आयन या अणु या परमाणु अपने जालक साइट से गायब हो जाते हैं। चूँकि क्यों गायब हो जाते हैं, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो उदासीन होता है, अतः समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं। यानी समान संख्या में अगर 4 धनायन गायब होता है, मान के चलो 4 धनायन गायब हो जाता है तो 4 ही ऋणायन गायब होगा। तो इसलिए कह रहा है समान संख्या में जितना धनायन गायब होगा उतना ही ऋणायन गायब होगा। समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, शॉर्टकी दोष कहलाते हैं। अगर आप लोगों को ये राइटिंग आपको समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ क्रिस्टल में इस प्रकार के दोष तभी उत्पन्न होते हैं जब कुछ परमाणु या आयन अपने सामान्य जालक साइट से गायब हो जाते हैं। चूँकि क्रिस्टल उदासीन होता है, अतः समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, शॉर्टकी दोष कहलाता है। और आप लोग एग्जाम्पल में NaCl, साधारण नमक और क्लोरीन भी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 नंबर फिक्स है, आपको 2 में 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना नंबर है वो मैं नहीं जानता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है आपको क्वेश्चन में मिला लेना है कि ये कितने नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाने के लिए, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्लोरोएथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। क्लोरोएथेन का ये सूत्र होता है रासायनिक सूत्र, और इसका रासायनिक समीकरण हम लोग करेंगे। तो रासायनिक समीकरण करने के लिए तो सबसे पहले क्लोरोएथेन का सूत्र लिख दिए हम यहाँ पर, और इसकी अभिक्रिया सोडियम से कराएंगे। इसकी अभिक्रिया सोडियम से कराएंगे तो सोडियम से कराने पर हमें CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl प्राप्त होता है अगर हम सोडियम से इसकी रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। और इस अभिक्रिया को कहते हैं बुर्ज अभिक्रिया। तो इसको हम सोडियम से अभिक्रिया करा दिए। अब देखो यहाँ पर 2NaCl हो गया है, तो इसकी संयोजकता पुराने के लिए हम लोग यहाँ पर
2 लगा देंगे और यहाँ भी 2। अब ये संतुलित हो गया है। इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। 10 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 10 और 3 क्वेश्चन 5 नंबर वाला, यानी 13 क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिल जाएगा, कह रहा है H3PO4 की संरचना क्या है। इसकी संरचना बनाने के लिए कहता है H3PO4 की संरचना बनाने के लिए। तो संरचना तो देखिए सबसे आसान भाषा में आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर कि H3 है, H3 है और P 1 है और O है जो O 4 है। H3 है, P 1 है और O 4 है। तो सबसे पहले P है 1, तो P हम बीच में रख दिए, P बीच में रख दिए। H3 है, H3 तीनों बगल 1-1 H दे दिए, सबसे आसान भाषा में समझने के लिए तीनों बगल 1-1 H दे दिए। अब देखो हेलो एल्कोन ग्रुप को सोडियम से नहीं, देखो अब फास्फोरस यहाँ पर आ गया है। फास्फोरस की संयोजकता होता है 5 और ये त्रिभाषमिक अम्ल होते हैं। तो संयोजकता होती है फास्फोरस की 5 और इसको अष्टक पुराने के लिए कितने संयोजकता की जरूरत है, H यानी 3H। तो तीनों बगल O4 है तो चारों बगल O दे दिए और संयोजकता पुराने के लिए कितना चाहिए 3, तीनों बगल 1-1 H दे दिए और ये डबल बॉन्ड O दे दिए। तो क्या हो गया, यही आपका H3PO4 की संरचना है। आपको बस इतना ही बनाना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान सवाल पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्वेश्चन में 5-6 भी हो सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 से 10 लिख दिए हैं नंबर। आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, वहाँ पर आपको जितना नंबर क्वेश्चन होगा आप उतना नंबर दीजिएगा। मैं तो यहाँ पर ऐसे ही 1 2 3 4 लिख दिया हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सब्जेक्टिव यानी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है 2 नंबर वाला में, कह रहा है खाद्य संरक्षक क्या है। खाद्य संरक्षक क्या है। तो सबसे पहले खाद्य संरक्षण यानी खाना बचाने की उपाय पूछ रहा है। तो खाद्य संरक्षण कह रहा है, खाद्य संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है। खाद्य संरक्षण आप लोग नोट करते जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ। खाद्य संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग नोट करते जाइए, जो संग्रहित भोजन को ताज़ा रखती है यानी खराब होने से बचाती है और इसे खराब होने से बचाती है। खाद्य संरक्षण भोजन में बैक्टीरिया को मारता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, खाद्य संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संग्रहित भोजन को ताज़ा रखती है और इसे खराब होने से बचाती है। खाद्य संरक्षण भोजन में बैक्टीरिया को मारता है। बस आपको इतना ही लिखना है, आपको 2 में 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपको पूछ रहा था। 5 आपके क्वेश्चन में होगा, ये 6 नंबर में भर्जन क्या है, ये भी आपको 2 नंबर में पूछा है। निस्तापन और भर्जन आप लोगों को पता होगा, निस्तापन और भर्जन, और भर्जन का दूसरा नाम है जारन। भर्जन रहे या जारन रहे, दोनों का आंसर आपको सेम लिखना है, भर्जन या जारन। तो चलिए भर्जन क्या होता है आप लोगों को बताता हूँ। भर्जन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिससे अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ऑक्सीजन को
उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे उड़नशील पदार्थ उड़ जाते हैं। यानी वाष्पशील पदार्थ जो होता है जैसे कि जल, वो उड़ जाता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ। भर्जन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिससे अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे उड़नशील पदार्थ उड़ जाते हैं। इतना ही आप लोग लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर जल्दी जल्दी ही क्वेश्चन करा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव 5 नंबर वाला, उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी खींच रहा हूँ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग वहाँ से मिला लीजिएगा। एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है देख लीजिए। एंजाइम जटिल उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। एंजाइम जो होता है उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, जो कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। कोलाइड के प्रकृति के होते हैं। ये जीव रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब कहोगे कोलाइड क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, वो सब भी समझा दूं। तो देख लीजिए कोलाइड, एक बार सुन लीजिए क्या होता है। जब किसी विलायक में परिक्षेपित पदार्थ के कणों की आकृति तथा निलंबन के कणों की आकृति तथा साधारण विलयन के कणों की आकृति के बीच होता है, तो उसे ही कोलाइड कहते हैं। और कोलाइड के कणों का आकार होता है 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 कोलाइड के आकार, कोलाइड के कण का आकार। और यहाँ पर क्या आ गया है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है वो भी समझ लीजिए। देखिए उत्प्रेरक एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है ना, तो उसके वेग को या बढ़ा देता है या घटा देता है उसके वेग को, तो उसे ही उत्प्रेरक कहते हैं। अभिक्रिया के वेग को घटाता है या बढ़ाता है उसे ही उत्प्रेरक कहते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से बोल देता हूँ, सुन लीजिएगा। एंजाइम जटिल उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। ये कोलाइड प्रकृति के होते हैं। ये जीव रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस घटना को एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। और उदाहरण देकर समझाने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर उदाहरण दे दिया गया है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका उदाहरण है, लिख लीजिए नीचे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है, यहाँ पर लेंथेनाइड संकुचन क्या है। लेंथेनाइड संकुचन क्या है देख लीजिए। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। जब लेंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। नाभिकीय आकर्षण, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसके साथ साथ नाभिकीय आकर्षण भी बढ़ जाता है, लेकिन उसे संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ता है, जितना उनके आकार के क्रमिक में कमी आती है। जितना उसको चाहिए था उतना नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से उसमें कमी आ जाता है, जिससे इनके परमाणु संकुचित हो जाते हैं। कमी आ जाता है जिससे इसके परमाणु जो होते हैं लेंथेनाइड के, वो संकुचित हो जाते हैं, तो उसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ। जब लेंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, लेकिन उसे संतुलित
करने वाला परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ता है जितना उनके आकार में क्रमिक कमी आती है, जिससे इनके परमाणु संकुचित हो जाते हैं, उसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 200 सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया का अर्धकाल निकालें। अभिक्रिया का अर्धकाल पूछ रहा है, तो सबसे पहले अभिक्रिया का अर्धकाल कितना होता है? तो अभिक्रिया का अर्धकाल का ये निकलता है। अभिक्रिया का अर्धकाल होता है 0.693/K। अभिक्रिया का अर्धकाल आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और बार बार पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में भी, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अभिक्रिया का अर्धकाल इतना होता है। और आपको दे दिया है यहाँ पर वेग स्थिरांक 200 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर वेग स्थिरांक दे दिया था, तो देखिए अर्धकाल दे दिया है। अब इसको ही अर्धकाल कितना दे दिया है 0.693 बटे यहाँ पर वेग स्थिरांक दे दिया है 200, तो 200 यहाँ पर दे दिया T/2 था। तो इसको जब हम काट उठ देंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। इतना ही है आपका अभिक्रिया का अर्धकाल 0.00346 यानी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है ग्लाइकोसाइडिक बंध से आप क्या समझते हैं? ये आपको 10 नंबर क्वेश्चन में मिल जाएगा। ग्लाइकोसाइडिक बंध से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर हम एक लाइन से 1 2 3 4 नंबर लिख दिए थे, आप लोगों को क्वेश्चन में मिला लेना है ये कितने नंबर में क्वेश्चन है। कह रहा है ग्लाइकोसाइडिक बंध से आप क्या समझते हैं? तो ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होता है देख लेते हैं। कह रहा है दो मोनोसेकेराइड अणुओं के बीच लगने वाला बंध जिसमें एक मोनोसेकेराइड का एल्डिहाइड या कीटोन समूह दूसरे मोनोसेकेराइड अणु के हाइड्रोक्सिल यानी -OH समूह से संयोजित होते हैं, उसे ही ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा, उसे ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ। दो मोनोसेकेराइड अणुओं के बीच लगने वाला बंध जिसमें एक मोनोसेकेराइड का एल्डिहाइड या कीटोन समूह दूसरे मोनोसेकेराइड अणु के हाइड्रोक्सिल समूह से संयोजित होता है, उसे ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका 9 क्वेश्चन हो गया है, 2 नंबर में पूछा जाने वाला। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 में मिल जाएगा लगभग में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आपको सेम क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा आपके प्रश्न में कितने नंबर में है। तो यहाँ पर कह रहा है दिए गए यौगिकों के IUPAC नाम लिखें। दे दिया है आपका COCl2NH3 का 4Cl, तो इसका जो हो जाता है वो होता है IUPAC नाम टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इसकी संयोजकता है 3। टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट क्लोराइड आपको सेम ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट 2 दे दिया था, एक दूसरे का आंसर हो जाएगा
K3FeCN6 दे दिया था, तो इसका हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो 10 क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर में जो आपको पूछा गया है उसको अब देखेंगे। अब हम लोग सब्जेक्टिव जो आपको 5 मार्क्स में पूछा है उसका आंसर देखेंगे। तो आप लोग इसको नोट करते जाइए। ये आपको 5 यानी 15 नंबर, 3 क्वेश्चन बताएंगे, ये उसी में आपको हो जाएगा 15 नंबर। और उधर 10 क्वेश्चन यानी 20 नंबर, आपका 35 में 35। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव मैं डाल दिया हूँ, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको देख लीजिए। सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन में मिला लीजिएगा कि ये कितने नंबर में, ये 23 नंबर हम लिख दिए हैं, ये अपने क्वेश्चन में मिला लीजिएगा ये कितने नंबर क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का एक है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग को लिखें। तो सबसे पहले आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अपने फ़ोन की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लो, 720 कर लो, 1080p कर लो, उस पर आपको दिखाई देने लगेगा। अगर दिखाई नहीं देता है तो आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है आपका क्वेश्चन, हेनरी के नियम तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। तो हेनरी का जो नियम होता है वो होता है किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, हेनरी का नियम कहलाता है, जो कि सही है। ये गैस किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, हेनरी का नियम कहलाता है। और हेनरी का नियम से जो निकलता है वो होता है P बराबर KH(x), P बराबर KH(x), यहाँ पर लिख दिया हूँ KH(x), P बराबर, जहाँ KH क्या है, हेनरी नियतांक है। KH जो है वो हेनरी नियतांक है, जहाँ KH हेनरी नियतांक है। आप अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको फुल में फुल नंबर मिलता है। और कह रहा है तथा उसके कुछ अनुप्रयोग लिखे, महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। तो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जो होता है उसको अब देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अनुप्रयोग 1 नंबर, दाब बहुत अत्यधिक नहीं होना चाहिए। जो हेनरी का जो नियम है उसके अनुप्रयोग में कह रहा है दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अत्यधिक नहीं होना चाहिए। और 2 नंबर कह रहा है कम से कम 3 लिखना होता है। तो कह रहा है गैस विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। जो हेनरी का जो नियम है वो अनुप्रयोग में बताए थे, गैस जो है वो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। और 3 नंबर जो था वो कह रहा था सोडा जल एवं शीतल पेयजल में CO2 की विलेयता बढ़ाने, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर सील किया जाता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप लोग नोट करते जाइए। 1 नंबर, दाब बहुत अत्यधिक नहीं होना चाहिए। 2 नंबर, गैस विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। 3 नंबर, सोडा जल एवं शीतल पेयजल में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर सील किया जाता है। तो ये तो हो गया A नंबर। इसमें B भी होगा क्योंकि आपका ये अभी 2.5 नंबर ही मिला है। आपको इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2.5 नंबर मिलेगा। जब आप इसका A का B भी बना दीजिएगा तो आपको 5 में 5 मिलेगा। तो चलिए B भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। 23 का B कह रहा है
निम्नलिखित को p प्रकार तथा n प्रकार के अर्धचालक में वर्गीकृत करें। इसको p प्रकार के अर्धचालक तथा n प्रकार के अर्धचालक में वर्गीकृत करना है, n टाइप और p टाइप। एक नंबर कह रहा है IN से डोपित GE, IN से डोपित GE। इन ऑप्शन नंबर यानी कि 2 नंबर इसमें ई में कह रहा है B से डोपित SI। तो इसका आंसर जो होगा 1 नंबर का वो होगा, आप लोग नोट करते जाइए, GE समूह 14 का सदस्य, ग्रुप 14वां का सदस्य है GE यानी जर्मेनियम। और ये होगा IN इंडियम का सदस्य है तथा IN समूह 13 का सदस्य है, जो कि आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख लिए होंगे। अतः एक इलेक्ट्रॉन न्यून होल बनाएगा, अतः एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यून होल बनाएगा, बहुत ही छोटा, अतः n प्रकार के अर्धचालक होगा। ये जो होगा वो होगा n प्रकार के अर्धचालक, n टाइप और p टाइप अर्धचालक होगा 1 नंबर। और जो 2 नंबर है वो B पर समूह 13 का सदस्य है, सदस्य नहीं है, यहाँ पर गलत लिखा गया है, सदस्य है तथा SI सिलिकॉन समूह 14 का सदस्य है, अतः एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। ये जब मुक्त कर देगा तो हो जाएगा P प्रकार का अर्धचालक, ऑप्शन नंबर B। ये हो जाएगा N प्रकार का अर्धचालक, ये N प्रकार का, और ये P प्रकार का यानी P टाइप। तो हो गया 23 नंबर, यानी कि आप ये दोनों बना दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो गया, अब 2 क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन और कराते हैं। देख लीजिए, ये है 24 क्वेश्चन नंबर 24 का ए। 24 का ए कह रहा है, इसका संकरण पूछ रहा है, इसका संकरण पूछ रहा है 24 का ए। तो 24 का ए है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 24 का ए। 24 का आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका संकरण पूछ रहा है। तो इसका संकलन पूछने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं तो वो अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसमें से हमको Na का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो इसको हम x मान लेंगे, और क्लोरीन का -1 होता है, तो -4 है, 4 यहाँ पर 2 माइनस है, तो यहाँ पर बराबर में हम 2 -2 दे दिए। तो x है माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस गुने माइनस माइनस हो गया, और बराबर -2। तो ये इधर चल जाएगा, माइनस में है 4 तो ये इधर प्लस में 4 हो जाएगा, देख लीजिए। और तो x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2। तो हमको सिर्फ संकलन निकालना है, आपको सेम ऐसे ही लिखना है आपके अपने कॉपी में, तभी आपको 5 में 5 मिल जाएगा। यह है 24 का ए, नहीं, हाँ। तो देख लीजिए, अब देखो निकेल का परमाणु संख्या होता है 28, निकेल का परमाणु संख्या होता है 28, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख दिए हैं 4s2 3d8। अब ये शॉर्टकट में लिखे हैं 4s2 3d8। आपको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही लिखने के लिए बताया जाएगा। तो देख लीजिए, Ni+2 है, Ni+2, क्योंकि यहाँ पर प्लस में निकला है तो यहाँ पर +2 होगा। यहाँ तक समझ गए। +2 होने के बाद देख लीजिए, यहाँ पर 4s2 है, 4s2 है, तो यहाँ पर +2 आ गया, तो ये 2 हट जाएगा, तो 4s 0 हो जाएगा, और 3d8 है तो 3d8, तो ये हो जाएगा दुर्बल, ये हो जाएगा दुर्बल। और यहाँ पर D कक्षक जो होता है उसमें 10 आयन रहता है,
तो देख लीजिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है। तो सबसे पहले हम एक एक भरेंगे, एक एक, 4 5 और 3 में फिर एक एक आ गया, देख लीजिए। तो ये हमारा 2 खाली रह गया, एक एक भरा गया और 3 जो है वो भरा हुआ है। तो जो जो भरा हुआ रहता है उसको हम लेते हैं। तो देख लीजिए कह रहा है यहाँ पर, देख लीजिए Cl कितना है, 4 है। तो 4 बनाएंगे तो 4s1, एक इसमें चला आएगा क्लोरीन और 3 इसमें क्लोरीन आ जाएगा। तो ये भर गया, तो हो गया ये 4sp, 4s ये 4p। तो इसका संकलन हो जाएगा 4sp3, यानी 4 तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे sp3। और अभी तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको अच्छे से समझाऊंगा जब इस चैप्टर को चालू करूंगा, तब उपसंयोजक संख्या जब चालू करूंगा तब आपको अच्छे से बता दूंगा उपसंयोजक संख्या में। तो अभी नहीं बता सकता हूँ। तो चलिए ये हो गया 24 का ए। अब 24 का बी देखते हैं। 24 का बी कह रहा है CrNH3 अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN6 2- प्रतिचुंबकीय है, क्यों? तो यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी सेम वैसे ही किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर, वहाँ पर हम Cr को x मान लिए थे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। यहाँ पर मान के चलो हम नहीं लिखा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि यहाँ पर मैं x लिखा हूँ, यहाँ पर समझाने के लिए नहीं लिखा हूँ। आपको x नहीं माना है, नहीं मान लिए, यहाँ पर Cr ही सिर्फ लिख दीजिए। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण जो संख्या था वो हमारा निकल गया है Cr का 3 और ये +3 है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए Ar3d4। तो 3d4 में एक एक चलाएगा, एक एक आ गया। तो ये हो जाएगा आपका यह अनुचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। और ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, यह अनुचुंबकीय है क्योंकि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आपको सेम ऐसे ही बनाना है, आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। और इसी में दूसरा कह रहा था, इसको भी प्रतिचुंबकीय है, क्यों? तो इसको भी सेम वैसे ही ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, फिर उसको ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे यार 3d8। इसको देखो 3d8 है तो ये पेयर में हो गया, पेयर यानी जोड़ा में, और ये जोड़ा में नहीं हुआ तो ये अयुग्मित हो गया, और ये जोड़ा में यानी पेयर। तो ये जोड़ा में है, ये तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा और ये युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, युग्मित। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है युग्मित इलेक्ट्रॉन है। आप लोग सेम ऐसे ही लिखिएगा, आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। अब है लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो जाएगा है लॉन्ग, 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ये है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यानी लास्ट क्वेश्चन, आपका 5 नंबर वाला लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन में आपको मैं बताया हूँ कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका वर्गीकरण करने के लिए कहा गया है। ये आपको 5 नंबर में पूछा है और 2 क्वेश्चन 5 नंबर वाला करा दिया हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए अच्छे से समझ। ये थोड़ा बड़ा है, आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण करें। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण करें। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उस होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक रूप से मिलने वाले कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है कार्बोहाइड्रेट, तथा हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो कि सच में है। हमारे शरीर की मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण के थ्रू कार्बोहाइड्रेट बनता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, आपको अक्षर शायद समझ में नहीं आता होगा। कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक रूप से मिलने वाले कार्बनिक यौगिक है तथा हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। अब पूछ रहा है इसका वर्गीकरण करने के लिए, तो इसका वर्गीकरण करते हैं हम लोग। तो इसका वर्गीकरण देख लीजिए कैसे किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे नीचे देखिए, अब किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है वो देख लेते हैं। देख लीजिए, निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक नंबर कह रहा है आणविक आधार के आणविक आकार के आधार पर। एक नंबर आणविक आकार के आधार पर, तो इसमें आ जाएगा मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। 3 आ जाएगा इसमें, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड क्या होता है यहाँ पर हम नहीं बताए हैं, एक बार बोल देते हैं, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड जो होता है वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसे जल में अपघटित नहीं किया जा सकता है, मोनोसेकेराइड कहलाता है। जिसे जल में अपघटित नहीं किया जा सकता है, मोनोसेकेराइड कहा जाता है। और ओलिगोसेकेराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में अपघटित होकर, यानी अपघटित होना कहते हैं घुलना, जल में घुलकर अपघटित होकर अधिक से 2 से 9 तक मोनोसेकेराइड का निर्माण करता है। मोनोसेकेराइड का निर्माण करता है, जैसे कि सुक्रोज, रेफिनोज। सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज यहाँ पर लिख देता हूँ, सुक्रोज ये होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रैंक्टोज होता है, फ्रैंक्टोज। ये दोनों मिलकर आपको सुक्रोज बनाता है। और रेफिनोज एक हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज प्लस गैलेक्टोज। और ये तो हो गया ओलिगोसेकेराइड। अब शॉर्ट में बता देता हूँ पॉलीसेकेराइड क्या होता है। पॉलीसेकेराइड वो होता है जो जल में घुलकर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड का निर्माण करता है, यानी जल में अपघटित होकर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड का निर्माण करता है, उसे ही पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जैसे हो गया आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये आपका आ गया पॉलीसेकेराइड में। अब 2 नंबर, ये तो हो गया 1 नंबर आणविक आकार के आधार पर। अब 2 नंबर कह रहा है स्वाद के आधार पर। 2 नंबर स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट को कैसे बांटा गया है। मीठे स्वाद युक्त कार्बोहाइड्रेट शर्करा कहलाते हैं। जो मीठा होता है कार्बोहाइड्रेट उसे शर्करा कहते हैं, और जो मीठा स्वाद में नहीं होता है उसे अशर्करा कहते हैं, अशर्करा। मीठे स्वाद युक्त कार्बोहाइड्रेट शर्करा कहलाते हैं, जबकि बिना मीठे स्वाद कार्बोहाइड्रेट अशर्करा कहलाते हैं। ये तो हो गया 2। अब एक और देख लेते हैं, और लास्ट नंबर है आपका 3 नंबर अपचायक एवं वो अनपचायक शर्करा। ये इतना लिखने के बाद आपको एक पन्ना में लिखना होगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तब आपको 5 में 5 मिल जाएगा। ये होता है वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन अभिकारमक तथा फेहलिंग विलयन के साथ अपचयित होता है, अपचायक शर्करा कहलाते हैं, और जो अपचयित नहीं होते हैं अनपचायक शर्करा कहलाते हैं। अनपचायक शर्करा कहलाते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ, वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन अभिकर्मक तथा फेहलिंग विलयन के साथ अपचयित होता है अपचायक शर्करा कहलाते हैं, और जो अपचयित नहीं होते हैं अनपचायक शर्करा कहलाते हैं। इतना लिखने के बाद आपको 35 में मान के चलो 35 में 35 नहीं देता है
तो आपको 33 से 34 नंबर मिल जाएगा। आप अगर इतना लिख देते हैं तो 33 से 34 नंबर आपको कोई नहीं काटेगा। 35 में 35 हालांकि नहीं देता है, तो आपका 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही और 33 90 90 प्लस ही नंबर आएगा। इसमें 35 में तो 35 सब्जेक्टिव में नहीं देता क्योंकि राइटिंग के वजह से 1-2 नंबर काट ही लेता है। तो आपको 34 या 33 मिल जाएगा, आपको इतना लिखना होगा। तो बस, और हाँ, सभी विषय का अब से सब्जेक्टिव मिलेगा।